नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण टॉपिक लेके आया हूँ। इस चैप्टर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। ये सभी टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अपन सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। इसको किस प्रकार समझे अपन, तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, उस पर समीकरण की बात करेंगे अपन। पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। तो समझना, रासायनिक अभिक्रिया, देखो भाई, आपको क्लास 9 के अंदर तत्वों की जानकारी दी गई होगी। उन तत्वों के द्वारा या किसी अपन बात करें किसी पदार्थ के द्वारा, तो कोई पदार्थ अगर स्वयं अभिक्रिया करे और स्वयं अभिक्रिया करके किसी उत्पाद का निर्माण करता है, तो उत्पाद के निर्माण के बाद या किसी अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद का निर्माण हो रहा हो, या अपन इसे को इस प्रकार समझें कि यदि किसी अभिक्रिया के अंदर यदि किसी पदार्थ का स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण होता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे समझना है इसको आपको। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, कोई पदार्थ है और पदार्थ क्या कर रहा है, या तो स्वयं अभिक्रिया कर रहा है या किसी अन्य पदार्थ के साथ में क्या कर रहा है, वो अभिक्रिया कर रहा है। और किसका निर्माण कर रहा है, वो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो उसे क्या कह रहे हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। तो चैप्टर की पहले अपन हेडिंग समझ रहे हैं। उसमें देखो मैं मान लेता हूँ किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ए है, उसने किसी अन्य पदार्थ बी से क्रिया करी और वो क्या बना रहा है, सी उत्पाद का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, वो सी उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको अपन क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एक बात थोड़ी सी याद रखना कि इस अभिक्रिया के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक गुण क्या होने चाहिए, रासायनिक गुण होने ही चाहिए। अभिक्रिया के अंदर क्या होने चाहिए, रासायनिक गुण उत्पन्न होने चाहिए या रासायनिक गुण धर्मों वाली अभिक्रिया होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। चैप्टर की अपन हेडिंग समझ लेते हैं पहले। चैप्टर की हेडिंग क्या बोल रही है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यह यदि किसी पदार्थ का स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे को एक एग्जांपल के द्वारा समझा दिया है कि कोई अभिकारक ए है और बी है और किसका निर्माण कर रहा है, इस उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और समीकरण का मतलब भी अपन यहाँ समझ सकते हैं कि समीकरण का मतलब क्या होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, व्यक्त करना, उसको क्या कहते हैं, अपन समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं यहाँ पर, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अपन मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपने पहले पढ़ रखे होंगे इन सब टॉपिक को, बस अपन बोर्ड के हिसाब से जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक आपके पास में जो है वो कौन सी है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण मैंने आपको बता दी कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण की बात करूं मैं, तो देखो भाई यहाँ पर किस प्रकार से अपन करें। तो रासायनिक समीकरण के अंदर अपन थोड़ी बहुत चीज समझते हैं। एक तो रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए अभिकारक का मतलब क्या होता है। एक पता होना चाहिए आपको उत्पाद का मतलब क्या होता है। एक पता होना चाहिए आपको प्रतीक का मतलब क्या होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहले अपन तीन टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतीक। देखो भाई, जैसे मैंने कहा आपको, कोई भी अभिक्रिया मैंने आपको बोल दी कि कोई पदार्थ है, ये पदार्थ जो है वो इस प्रकार से अभिक्रिया करता है कि अपने को उसको रासायनिक समीकरण के अंदर व्यक्त करना है। देखो किस प्रकार से प्रतीक बताता हूं मैं आपको। जैसे अपन सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके पास में हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया, अब मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में दे रखा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो उसका प्रतीक आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H2, और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl2। और इस तीर का निशान ये लगा दिया अपन ने। इस तीर के निशान से इस तरफ, मतलब अपन कह सकते हैं कि इस तीर के निशान के लेफ्ट साइड में, LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो सभी क्या होंगे, अभिकारक। क्या होंगे, सभी ये अभिकारक होंगे। इस तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ होगा उसको क्या कहते हैं अपन, अभिकारक। और इस तीर के निशान के बाद मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा आपका
उत्पाद, क्या हो जाएगा वो आपका उत्पाद। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे मैं कहता हूँ कि H2Cl2 बिक्रिया करके क्या बनाते हैं, 2 HCl के अणु बना रहे हैं, 2 HCl के कर रहे हैं अणु बना रहे हैं। तो किसी भी अभिक्रिया को अपन, यदि कोई अभिक्रिया हो तो उसको प्रतीकों के माध्यम से क्या करें अपन, व्यक्त करें, तो इनको क्या कहेंगे अपन, रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवानी है मेरे को, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दी। क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर मुझे उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो इसको मैं जिस प्रतीक के अनुसार या प्रतीक के हिसाब से अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं, इसको क्या कहूंगा मैं, रासायनिक समीकरण कहूंगा। तो अपन दो चीजें पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, देखो भाई, देखो भाई ध्यान समझना इस चीज को आप, जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होंगे आपके, क्योंकि अभी तक अपन ने चैप्टर का थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझा कि चैप्टर की वास्तविकता में चैप्टर कहना क्या चाहता है आपसे। अब जो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, वो है आपके पास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो पहले आपको समझा देता हूँ कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ आपको, के प्रकार। देखो भाई हमारे पास में मेनली जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करूं मैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के मेनली अपन प्रकार जो पढ़ेंगे वो लगभग 3 या 4 पढ़ेंगे। उसी के अंदर जो मेन इसके नोट के रूप में आपको मैं लिखवा दूंगा 2-4 अभिक्रियाओं के नाम, और जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन के आपके सामने आएंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे अपन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो पहली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन कौन सी, द्विवस्थापन अभिक्रिया। यह कि मेनली 4 अभिक्रिया जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। इसके अलावा भी कुछ अभिक्रिया और हैं आपके पास में, जैसे अपन कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसी को अपन क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। यही आपका चैप्टर है पूरा। दूसरा आपकी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, जिसको अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, जो अपचयनी नाम लिखेंगे इसके आगे। और तीसरी अभिक्रिया जो होगी आपकी, दोनों जब साथ में, उसको क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 3 अभिक्रिया आपको और इसके अलावा एक्स्ट्रा में पढ़नी है। उसके बाद आपके पास में और टॉपिक और बच जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक आपके पास में बचता है, वो होता है आपका एक तो संक्षारण, और एक बचता आपके पास में कौन सा, विकृत गंधिता। इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। देखो भाई चैप्टर को समझने की कोशिश करना, जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके यहीं से आएंगे। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे भाई कि आपके पास में हमारे सर ने हमको उष्माक्षेपी अभिक्रिया करा रखी है, उष्माशोषी अभिक्रिया करवा रखी है, वो अभिक्रिया कहाँ से पढ़ेंगे हम। तो सिंपल सी बात है कि उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया जो होती हैं वो इन्हीं 4-5 अभिक्रियाओं में से कहीं ना कहीं आपके पार्ट बनकर आएगी, और इन्हीं को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाल के उसके अंदर मेंशन कर लेंगे। बस यही आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर के अंदर से आपको बाकी और कोई प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया बनाना वरना, तो अपन पढ़ लेंगे इनको। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और यहाँ से एग्जाम में क्या पूछ सकता है, बोर्ड वाला आपके एक प्रश्न वो बनता है यहाँ से, हीट एवं ट्रायल विधि, हीट एवं ट्रायल विधि। और इसी को क्या कहते हैं अपन, जो रासायनिक संतुलन की विधि जो होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जो होती है वो है ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप यहां से इस जो आपका ये वाला जो आपका स्लाइड है, इस स्लाइड से आपसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा। बस यही आपके पास में टॉपिक है जहां से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा, यही संभावनाएं बनती है प्रश्न पूछने की। देखो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो आपको मैंने इस बोर्ड के जो ऊपर जितना भी लिखा हुआ है ना, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अब इसके अलावा आपके मन में आ रहा होगा 2-3 अभिक्रिया बची हुई है हमारी, कौन कौन सी, तो वो आपको लिख देता हूँ, लेकिन वो मैं आपको इन 4-5 में पढ़ाऊंगा। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और कौन सी, उष्माशोषी अभिक्रिया। यही अभिक्रिया आपकी, इसके अलावा कोई अभिक्रिया आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मैं बार समझाता हूँ आपको। यदि कोई पदार्थ है और पदार्थ यदि स्वयं अभिक्रिया कर रहा है या किसी अन्य पदार्थ के साथ में जुड़कर या अन्य पदार्थ के साथ में अभिक्रिया करके किसी उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। नेक्स्ट अपन कहते हैं कि समीकरण का मतलब क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ ना आपको। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके पास में आती है वो क्या है कि या तो अपन रासायनिक समीकरण जो है, जो लिखी हुई रासायनिक समीकरण जो होगी उसको किस प्रकार से संतुलित करें। संतुलन का मतलब ये होता है, जैसे अपन 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो एक प्रकार से आपके पास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही पालन करती है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई अभिक्रिया के पास में है, जैसे मैंने कहा आपके पास में कोई अभिक्रिया है, इसको हटा देता हूं मैं आपको। देखो भाई किस प्रकार से देखते हैं इसको अपन। देखो भाई अपने पास में रासायनिक समीकरण की बात करता हूं मैं। देखो रासायनिक समीकरण की मैं बात करूं तो रासायनिक समीकरण में आपको नॉर्मली भी कुछ प्रतीक नहीं लेकर आपके सामने कुछ नॉर्मल चीजें ले लेता हूं। जैसे मैं बताता हूं कोई प्रतीक मान लेता हूं ए, और क्या बन रहा है बी अभिकारक है, और सी क्या बना रहा है, वो उत्पाद बना रहा है। ये बात समझ में आती है आपको कि जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है ना, वो क्या होंगे, सारे अभिकारक होंगे। सारे क्या होंगे, अभिकारक। और जो आपके एलएचएस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है ना, वो सारे क्या होंगे आपके पास में, उत्पाद होंगे। ये बात आपको क्लियर हो जाती है यहाँ तक। अब इस अभिक्रिया के अंदर या इस समीकरण के अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूं कहता है, ये अभिक्रिया की समीकरण जो होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। किसके नियम की पालना करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक के इधर, इस अभिकारक का द्रव्यमान जितना होगा, अभिकारक के तत्व का द्रव्यमान जितना होगा, उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पाद में बनने हुए उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। अब देखो किस प्रकार से, मैंने कहा यहाँ पर ए का जो द्रव्यमान है वो मैं मान लेता हूँ 18 ग्राम है, इसका मान लेता हूँ मैं 24 ग्राम है। तो इस सी का जो द्रव्यमान होगा वो लगभग वो क्या होना चाहिए, 18 + 24 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ आपका तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर आपके पास में इस तरफ में जितने अणु होंगे उतने अणु किस तरफ होने चाहिए, इस उत्पाद की तरफ होने चाहिए। वही क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद बात करता हूं मैं कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या कहती है, और उसको उदाहरण ले लेते हैं और हीट एंड ट्रायल विधि को समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो किस प्रकार से, तो पहला जो टॉपिक है आपके पास में, अपन स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। अपन अभी तक समझ लिया कि कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में। अब उसको एक एक करके अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है आपके, वो बनता है हीट एवं ट्रायल विधि से। हीट एवं ट्रायल विधि से बनता है। तो हीट एवं ट्रायल विधि क्या है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है, करने की विधि है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली 7 स्टेप होती हैं। ठीक है, 7 स्टेप होती है इसके अंदर, 7 पद होते हैं। 7 पद के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब वो परीक्षा के हिसाब से आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जैसे हीट एंड ट्रायल विधि के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया को ले लेते हैं, अभिक्रिया ले लेते हैं कोई, अपन उसको अपन संतुलित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास में मान लेता हूं कि अभिक्रिया आपके पास में, जैसे अभिक्रिया कौन सी आपके पास में, आयरन है आपके पास में, और आयरन का जो आयरन जो है आपके पास में उसकी अभिक्रिया करा रखी है H2O से। ठीक है, ये आयरन आपके पास में, उस आयरन की अभिक्रिया करा रखी है H2O से, और यहाँ बन रहा है Fe3O4, और इसने कह दिया आपके पास में बन रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, आपके पास में कोई भी आयरन है, इस आयरन का क्या किया, जल से अभिक्रिया करवाई, और आपके पास में एक बना दिया Fe3O4, एक बना दिया आपके पास में हाइड्रोजन गैस। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब द्रव्यमान संरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर समान तत्व उपस्थित नहीं है। और समान तत्व उपस्थित नहीं है मतलब क्या करना पड़ेगा, समान तत्वों की जानकारी पता होनी चाहिए, और समान तत्व आपको दोनों तरफ क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है कंप्लीट। देखो ध्यान समझना,
अपन अकॉर्डिंग टू हीट एंड ट्रायल विधि के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। सबसे आपको देखना है कि यहाँ पर जो आपके पास में आयरन है, H2O है, Fe3O4 है, H2 जो है वो बना क्या रहा है, ये अपन को बताना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन नॉर्मली इसको सोल्व कर सकते हैं किस प्रकार से। देखो इसके अंदर पहला स्टेप जो कहता है, इसका स्टेप फर्स्ट जो कहता है वो ये कहता है कि आप क्या करो, यहाँ पर बॉक्स बना लो। क्या बना लो? बॉक्स बना लो। कोई इसके अंदर छेड़छाड़ी मत करो, आप सिर्फ क्या करो, बॉक्स बनाओ। अपन ने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया तो क्या बनेगा आपके पास में, Fe के ऊपर बॉक्स बना लो आप, फिर आप H2 को बॉक्स में पैक कर दो, फिर आप तीर का निशान लगा दो, फिर आप Fe3O4 को भी क्या कर दो, बॉक्स में पैक कर दो, और फिर आप H2 को भी क्या कर दो, बॉक्स में पैक कर दो। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है आप इसको क्या कर दो, सेपरेट बॉक्स के अंदर चेक कर दो। ठीक है भाई। अब सेकंड जो स्टेप होती है, और सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जहां पर ज्यादा हो, किसी यौगिक के पास में ऐसा कोई आप यौगिक लो, इस पूरे अभिक्रिया के अंदर एक ऐसे पदार्थ का चयन करो आप जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या हो, आयन उपस्थित हो, या तत्व क्या हो, या परमाणु जो है आपके पास में उपस्थित होने चाहिए। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है आपके पास में कि आप क्या करो कि जिसके पास में अधिक यौगिक है, या ऐसा कोई यौगिक चयन करो आप जिसके पास में क्या हो, अधिकांश परमाणु। इससे पहले अपन एक सेकंड, हाँ चलो एक बार काम करते हैं अपन, इससे पहले अपन एक स्टेप को ले लेते हैं। स्टेप क्या करते हैं अपन कि नॉर्मली इन सभी को अपन क्या करते हैं, सारणी के अंदर क्या करते हैं, लिख देते हैं। सारणी के अंदर लिख देते हैं, सारणी बना लेते हैं। सारणी में एक तरफ पर अपन लिख देते हैं LHS, और एक तरफ क्या लिख देते हैं अपन RHS। LHS की तरफ क्या लिखते हैं अपन, अभिकारक, और RHS की तरफ क्या लिखते हैं अपन, उत्पाद। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर जो अभिकारक है आपके पास में, इस अभिकारक की तरफ लोग क्या लिखना है, जो भी आपके तत्व हैं, तत्व कौन से आपके, एक तो आयरन है, एक आपके पास में हाइड्रोजन है, और आपके पास में क्या है, एक ऑक्सीजन है। ये तीन ही तत्व आपके पास में है। अभिकारक के पास में कितने अणु हैं, अभिकारक के पास में आयरन का कितना अणु है, 1, हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2, ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1। RHS साइड में देखें, राइट हैंड साइड में देखते हैं तो Fe के कितने अणु हैं, 3, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2। तो आपके पास मालूम पड़ गया ना आपने को, भाई यहाँ पे आपको 3 चाहिए, यहाँ पे आपको 2 और चाहिए, यहाँ पे आपको 1 और चाहिए, ऐसा पता लग जाता है। तो थर्ड स्टेप के अंदर अपन ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर क्या कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जिस पदार्थ के अंदर सर्वाधिक मात्रा में तत्व उपस्थित है उसको क्या करते हैं अपन, पहले संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो अपन इस पदार्थ का जिसमें सर्वाधिक तत्व या परमाणु उपस्थित हो उसे पहले सोल्व करें। ये अपनी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी आप खुद अपनी लैंग्वेज से बना के लिख सकते हो। ठीक है भाई। देखो भाई नेक्स्ट आप कैसे प्रकार से इसको करोगे, तो आपके पास इसके पहले Fe3O4 है, तो पहले अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखो LHS इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं RHS। अब Fe3O4 के लिए ना, 4 Fe3O4 के लिए, तो Fe3O4 में LHS साइड में Fe कितने हैं, Fe कितने हैं यहाँ पर, 1। Fe कितना है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये Fe, और ये कितना है यहाँ पर, 1। और RHS साइड में Fe कितने यहाँ पर, 3 है। कितने हैं, 3। किसमें है ये, Fe3O4 में, Fe3O4 में। ठीक है, 3 कितने हैं, किसमें है, Fe3O4 में। तो मैं क्या करूं, इसके अंदर 3 का गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं, बाकी तो 3 का 3 ही रहेगा। क्लियर होना पहला स्टेप आपका। थर्ड स्टेप अंदर क्या किया मैंने, इसके अंदर इसके आगे मैंने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले से की तरफ मुझे क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करना है, अब मेरे पास में यहाँ पता लग रहा है मेरे को कि भाई यहाँ पर आपके Fe3O4 है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास में इस साइड में 3 Fe बन चुके हैं, मतलब आपके Fe बराबर हो चुके हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। उसके बाद में आपको ऑक्सीजन को सोल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, पदार्थ में उपस्थित अन्य तत्वों को क्या करते हैं, इसके अंदर तत्व संतुलित करने, अन्य तत्वों को संतुलित करने पर, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। देखो किस प्रकार संतुलित करते हैं इसको अपन। आपके पास में यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो अपन इसी तरह से लिख देते हैं वापस LHS। अभी आपको ये बस एक विधि के अकॉर्डिंग इसमें स्टेप्स दे रखे, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं, अपन खुद भी इसे नॉर्मली सोल्व कर लेंगे, बता दूंगा मैं आपको एकदम शॉर्ट भी इसका।
LHS एंड RHS, क्योंकि बार बार अपने पास उनका अभिक्रिया आ रही है तो अपन हिट एंड ट्रायल से लगाने से रहे नहीं, नॉर्मली अपन इसको सोल्व कर लेंगे। फिर अपन इसको एक बार इसको समझ लेते हैं। अब देखो हमें फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, बचा हुआ पदार्थ कौन सा आपके पास में, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को क्या करना है आपको, अब यहाँ पे ऑक्सीजन LHS साइड में, LHS साइड में ऑक्सीजन कितने आपके पास में, ओनली 1 ऑक्सीजन है। H2O में क्या है, H2O में एक ऑक्सीजन है। H2O में कितना ऑक्सीजन है, एक, है ना। अपन किसके लिए कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है भाई। फोर्थ स्टेप किसके लिए है अभी यहाँ पर अपने, ऑक्सीजन के लिए है। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, एक है। इधर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो Fe2O3 में, Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4। तो अब यहाँ पर आपके पास में एक है, तो एक जो है मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं अपन, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, बाकी तो ये 4 है कि ही। तो कुल मिला के LHS साइड में किसका मल्टीप्लाई और हुआ अभी आपके पास में, 4 का मल्टीप्लाई और हुआ है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, ये 4 स्टेप को क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में लास्ट आपकी एक नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो रहती है वो रहती है 5th स्टेप। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं हम अपन, काम नहीं रहा इसका। देखो भाई कैसे, यहाँ के पास में 5th स्टेप है, यहाँ पर इसकी 5th स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो बचा हुआ है उसका आप क्या कर देते हैं, अपन यहाँ पर संतुलन कर देते हैं। तो लास्ट में अंतिम रूप से अपन चयन किसका करते हैं, तो 5th स्टेप के अंदर क्या करते हैं अपन, लास्ट में शेष तत्व का संतुलन कर देते हैं। जो भी तत्व बचे हुए हैं उनका क्या कर देंगे अपन, संतुलन करेंगे। तो शेष तत्व का संतुलन करने पर क्या बचा हुआ, हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो शेष संतुलन तो किसके लिए, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, है ना। अपन लिख रहे हैं, समझने के लिए लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं बोर्ड में भी, एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा उनको कि आप समझा रहे हो उसको कुल मिला के। अच्छी तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको डिनोट कर रहे हो कॉपी के अंदर। देखो भाई किस प्रकार से, अब हाइड्रोजन के लिए अपने पास में क्या बचा हुआ है, इधर आप वापिस LHS लिख लो और वापिस क्या कर लो, आप RHS को लिख लो। LHS में आपके वापिस वही तत्व, LHS में हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन जल में, ऐसे लिख सकते हो आप। और RHS में क्या हो रहा है आपके पास में, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन H2 के रूप में, ऐसे लिख दो। आपकी नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में आप लिखोगे बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई, तो यहाँ पर तो नॉर्मली 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी, कोई संतुलन की बात नहीं है। तो लास्ट में अपन यहाँ लिखते हैं, तो 5th स्टेप तक प्राप्त अभिक्रिया, तो 5th स्टेप तक जो प्राप्त अभिक्रिया हो रही है अपने पास में कौन सी है, तो अपन ने थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया, अपन ने Fe के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3Fe हो जाएगा, प्लस 4th स्टेप में अपने H2O में कितने मल्टीप्लाई किया था, 4 का मल्टीप्लाई किया था, 4H2 हो जाएगा। और ये Fe3O4 प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है भाई, 4H2 हो गया। अब देखो यहाँ पर अपन एक बात थोड़ी सी यहाँ पर आपको थोड़ी सी और समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने पास में नॉर्मली 4 हाइड्रोजन हो चुके थे, है ना। तो LHS में अपने पास में 2 हाइड्रोजन ना होकर यहाँ पर अपने पास में कितने हाइड्रोजन हो चुके थे, 4 हाइड्रोजन हो चुके थे। तो मतलब यहाँ पे कितने आपके पास हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो चुके थे। कितने हो चुके थे सेकंड स्टेप के बाद में, थर्ड स्टेप के बाद में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो चुके थे आपके पास में, सॉरी फोर्थ स्टेप में कितने हाइड्रोजन हो चुके थे, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 आ चुका था आगे, तो कितने हो चुके हैं, 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो इधर भी आपके पास में क्या होने चाहिए, आपके पास में 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 4 से क्या कर दो, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। या फिर 5th स्टेप तक आपके पास में जो है ये लगभग आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया। अब ऐसा चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 Fe है, Fe कितने हैं, 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आपके पास में 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी आप किसी अभिक्रिया को संतुलित करते हो तो इस हमेशा आपके पास में जो भी आप मोल लिख रहे हो, जितने भी मोल का यूज कर रहे हो, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, हमेशा इस मल्टीप्लाई कर रहे गुणांक को आप हमेशा क्या करो, इस Fe के आगे या कोई भी तत्व उसके हमेशा क्या लिखना है, आपको आगे लिखना है। इसके ऐसा नहीं आप यहाँ पे ऐसे Fe3 कर दो, ये गलत हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके पास में 5 स्टेप जो होती है इसकी महत्वपूर्ण स्टेप होती हैं, और 2 स्टेप होती है इसकी 6th and 7th। अब 6th स्टेप के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, आप चाहो तो 6th स्टेप के अंदर आप ये लिख सकते हो कि इसकी क्या कर ले, पुनः जांच करें। पुनः क्या कर ले, जांच करें, जो अपन अभी करी थी ना थोड़ी देर पहले उसकी जांच, इस प्रकार से पुनः जांच कर ले। और 7 स्टेप के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है इस 7 स्टेप के अंदर
कि 7 स्टेप के अंदर क्या होगा, 7वीं स्टेप के अंदर क्या होगा कि भाई आपके पास में जो आपकी अभिक्रिया लिखी है उस अभिक्रिया में यदि कोई ठोस अवस्था में हो, यदि कोई द्रव अवस्था में हो, यदि कोई गैस अवस्था में हो, या यदि कोई आपके पास में जलीय अवस्था में हो ना, जलीय विलयन के रूप में हो, विलयन के रूप में हो, में क्रमशः मतलब अब सिर्फ चलते अपन ठोस के लिए अपन क्या करेंगे, एस का उपयोग करेंगे, द्रव के लिए अपन लिक्विड एल का उपयोग करेंगे, गैस के लिए अपन स्मॉल जी का उपयोग करेंगे, और जेली विलयन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसके लिए इसका उपयोग क्या करेंगे, AQ का उपयोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग में लेंगे। तो ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, और गैस के लिए अपन जी, और जेली विलयन एक्वस के लिए AQ का उपयोग करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, इनका उपयोग करेंगे, ठीक है भाई। और इसके अलावा अपन छोटी चीजों लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या छोटी चीजों लिख सकते हैं कि तीर के निशान के ऊपर ताप, दाब, है ना, उत्प्रेरक का उपयोग भी यहाँ पर अपन करेंगे। ये आपकी हीट एंड ट्रायल विधि कंप्लीट हो जाती है। तो हीट एंड ट्रायल विधि के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अपन एक बार उसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो किस प्रकार समझते हैं इसको अपन अभी जो पढ़ा है हीट एंड ट्रायल विधि के अंदर, सिंपल सा यहाँ पर ये गणित आ रही है सामने कि अपने कुल मिला के अभिक्रिया को संतुलित करना है। अभिक्रिया को किस तरह से अपन संतुलित कर सकते हैं, उसकी अपन ने 7 स्टेप के माध्यम से आपको संतुलित किया। पहली स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, पहली स्टेप में आपको क्या करना है, पहली स्टेप में आपको ओनली और ओनली इसको क्या करना है, बॉक्स के अंदर आपको इसको क्या करना है, पैक करना है, बॉक्स पैकिंग करनी है आपको। क्लियर हुआ। बॉक्स पैकिंग के बाद क्या करना है आपको, इसकी एक सारणी बनानी है, और इस सारणी के अंदर इसकी एक सारणी बनानी है। इस सारणी के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं वो आपको लिखने हैं। अभिकारक में आयरन की कितनी संख्या है, अभिकारक में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, अभिकारक में ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, यह आपको लिखना आनी चाहिए। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। तीसरा स्टेप क्या करता है, तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है आपको यहाँ पर, जिसमें सर्वाधिक तत्व या परमाणु उपस्थित हो उसको क्या करे, पहले सोल्व करे। ठीक है भाई। तीसरा तत्व में क्या करना है आपको, जिसके अंदर जो पदार्थ जिसके अंदर सर्वाधिक तत्व है उसको क्या करें अपन सोल्व करें। तो इस अभिक्रिया का सर्वाधिक तत्व कहां पे था, तुम्हारे में Fe3O4 में थे, तो यहां पर अपन इसको Fe3O4 को सबसे पहले सोल्व कर लिया। अब Fe3O4 को किसको सोल्व करें, पहले धातु को सोल्व कर ले, पहले Fe को सोल्व कर ले। तो Fe कितने यहाँ पर 1, यहाँ पे कितने हैं 3। तो इस 1 को 3 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। क्लियर हुआ आपको, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, सबसे बेस्ट आप 3 का मल्टीप्लाई कर लिया ना आपने, तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई लिख दो सबसे बेस्ट का। क्लियर हुआ। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, जो पदार्थ में उपस्थित अन्य तत्व उसको क्या कर दिया आप संतुलित कर दें। अब अन्य तत्व 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितनी भी हो आपको क्या कर लेना, उसको इस तरह से सोल्व कर लेना। मेरे पास 1 था इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इधर ले लीजिए इसमें ऑक्सीजन H2O में था 1 था, इधर Fe3O में कहा था ऑक्सीजन 4 थे, तो 4 लिख दिया। अब ये 4 है तो इधर 4 करने के लिए मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया। तो इन 4 को मैंने कहां लिख देना है, मेरे को इस 4 को मुझे यहां लिख देना है। क्लियर हुआ। लिखने से क्या मिलेगा आपको, लास्ट में आपको जो अभिक्रिया लिखोगे उसके अंदर आपको कोई गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। फिर आपके पास में 4 स्टेप क्लियर हो गया आपको। फिफ्थ स्टेप कहां लिखी मैंने, यहां लिखी। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है आपको, शेष तत्वों का संतुलन करना है। अब शेष तत्वों का संतुलन किस प्रकार से करें हम, अब शेष बचा हुआ क्या आपके पास, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है जल में, एलएचएस की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं अब 4। देखो यहाँ गुणांक कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8। तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे किसमें, आपके H2O में। क्लियर हुआ। और आरएचएस की तरफ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास में, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके किसमें, H2 में। ठीक है भाई। अब इसको 8 करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा आपको, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ। तो अब आपको यहाँ पर यही अभिक्रिया क्या करनी है, आपको लिख देना नीचे की फिफ्थ स्टेप से प्राप्त अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी। क्लियर। फिर अभिक्रिया को क्या करें आप, पुनः जांच कर ले, कितने Fe है, कितने O है, कितने H2 है, आप पुनः इसकी क्या कर ले, जांच कर ले। और 7 स्टेप में क्या करना है आपको, यदि कोई अभिक्रिया के अंदर यदि कोई ठोस अवस्था में तो उसके नीचे ठोस लिख दे, द्रव में, गैस में, जलीय विलयन में रूप में हो तो क्रमशः S, L, G व AQ का उपयोग करेंगे। और उत्प्रेरक को और ताप और दाब की अवस्थाएं जो होगी उसको अपन तीर के निशान के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखना, जैसे Fe जो है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर नीचे अपन क्या लिख देंगे, इसके नीचे S लिख देंगे। H2O जल में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, L लिख देंगे। Fe3O पर मान लिया अपन एक्वस सॉल्यूशन में प्राप्त हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। और ये मान लो G में प्राप्त हुआ तो बेस में प्राप्त हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे G लिख देंगे।
पूर्ण रूप से अभिक्रिया ये कहलाती है, पूर्ण रूप से जो प्राप्त अभिक्रिया कहलाती है वो ये वाली अभिक्रिया होती है। बस यही हीट एंड ट्रायल विधि के अंदर है। हीट एंड ट्रायल विधि कुछ नहीं है, केवल और केवल 7 स्टेप के अंदर इसकी पूरी अभिक्रिया होती है। कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, पहले बॉक्स बनाओ, फिर सारणी बनाओ, सारणी बनने के बाद जो भी आपके सर्वाधिक तत्व जिसके अंदर उपस्थित हो उसका सॉल्यूशन करो, फिर शेष तत्व का सॉल्यूशन कर लो, फिर आपके पास में जो संतुलन करने के बाद इसमें बची हुई अभिक्रिया लिख दो, फिर आपके पास पुनः जांच कर लो और ठोस द्रव गैस को जेली विलयन का आप संकेत के रूप में प्रयोग करो। और यदि आपके पास में ताप दाब उत्प्रेरक दे रखा हो तो उसको तीर के निशान के ऊपर क्या करो आप यूज में लो। यही आपकी हीट एंड ट्रायल विधि है। तो पहला प्रश्न आपकी हीट एंड ट्रायल विधि से बनता है यदि, तो आप इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर सकते हो। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको उतार लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं सेकंड, अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ चलते हैं अपन। अभिक्रियाओं के प्रकार जो है उसमें नॉर्मली अपन ज्यादा अभिक्रिया ना पढ़ के लगभग सभी अभिक्रियाओं को कोशिश करूंगा कि सारी अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट तो है ही सही, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए हर अभिक्रिया का, क्योंकि कभी कभी अभी आपके नॉर्मली वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं इनमें कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो वो अपन से सोल्व हो जाए, ठीक है भाई। तो अपन तीसरा जो है आपके पास में वो आपके पास में टॉपिक क्या देता है, अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो अभिक्रियाओं के प्रकार किस प्रकार से आपको निकालने हैं। तो पहले अभिक्रिया होती है आपके अभिक्रिया के प्रकार की बात करूं मैं तो नॉर्मली सिंपल है सभी चीजें, ये इतना कोई यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं, इतना ज्यादा समझने की कोशिश करना आप ध्यान से। पहली जो अभिक्रिया होती है आपके पास में कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। कभी कभी इसको अपन योगात्मक अभिक्रिया भी कह देते हैं, है ना। चलो एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या करना आपको, जोड़ना। यदि आपके पास में, आपको ये तो पता है ना अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इसमें हमने समझ चुके हैं अभिकारक को किस तरफ लिख रहे हैं, उत्पाद को किस तरफ लिख रहे हैं, है ना। जब दो अभिकारक संयोज हो रहे हैं तो उनको अपन प्लस के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, उनको दर्शा रहे हैं। उत्पाद की तरफ अपन प्लस का उपयोग करते हैं, तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक या ताप दाब जो व्यवस्था होती है इनका उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन जो स्थिति बनती है उसका अपन उपयोग कर लेते हैं। तो इस सबको यहाँ पर ज्यादा समझने की बात नहीं, क्योंकि मैंने बात है कि आपने इतने 10वीं क्लास के अंदर आपको तो पहले आपने ये चीजें पढ़ चुके होंगे। अब मेरा मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है कि आपको जो एग्जाम में आ रहे हैं ना उनका मैं क्या करूं, एक ही क्लास के अंदर क्या कर दूं, उसको कंप्लीट कर दूं। देखो ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, आपने सीखा होगा पहले भी कि मैंने कहा कि आपके पास में कोई अभिकारक ए है और अभिकारक क्या है, बी है। ये अभिकारक क्या हो, जब आपस में जुड़कर किसी उत्पाद सी का निर्माण कर रहे हो उसको क्या कहेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। जिस इस प्रकार के अभिक्रिया क्या कह रहे हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। सिंपल सी बात समझते हैं अपन। जैसे मेरे पास में कोई अभिक्रिया है, देखो ध्यान समझना इसको, देखो ध्यान समझना इसको। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में, आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही टू द पॉइंट चलते हैं अपन किताब के, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाता है यहाँ से कि आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके अभिक्रिया मैंने क्या कर दिया, जल से करवा दी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब जैसे ही जल से अभिक्रिया हुई, पहले अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया कंप्लीट करते हैं, फिर अपन छोड़ी तो अपन खुजली बना लेंगे। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया हुई, क्या बना रहा है आपके पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज आपके पास में कर रहा है, बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इससे। किस प्रकार बनता है, क्या बनता है, सब अपन 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपसे भी ये समझो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, आपको पता होना चाहिए। और साथ में क्या निकल जाती है, यहाँ पर उष्मा निकल जाती है। साथ में क्या निकल जाती है, उष्मा निकल जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। तो यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, समय लगेगा इस चीज को समझने में, लेकिन कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर है, बताऊंगा मैं आपको कौन से क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कौन सा, इसका क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझे हुए चूने का सूत्र है, या बुझे हुए चूने का सूत्र लिखिए, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है आपके। उष्मा यहाँ से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये थोड़ा सा याद रखना। संयोजन अभिक्रिया के उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। सिंपल सी बात है, जब दो अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको समझने की बात इसमें नहीं है।
अब देखो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने जल से अभिक्रिया करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उष्मा क्या हो गई यहाँ से बाहर निकल गई। देखो पहली बात तो ये हो रही है कि यहाँ पर अभिकारक, दो अभिकारक है और दोनों अभिकारक आपस में क्या हो रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं और नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? दूसरी चीज ये है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जब भी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, बुझे और चूने का निर्माण करेगा, या अपन इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। दो पॉइंट क्लियर। उसके बाद ध्यान रखना, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, उष्मा का निष्कासन। इस अभिक्रिया के क्या हो रहा है, इसके अंदर उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। और जिस अभिक्रिया के अंदर, निष्कासन सही नहीं लिख रहा है ना, उष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है, ये निष्कासन, उष्मा क्या हो रहा है, यहाँ पर निष्कासन हो रहा है। और उष्मा का निष्कासन होता है किसी अभिक्रिया के अंदर, तो इसको कहते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको अपन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है उष्मा के आधार पर अभिक्रिया बताइए कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया। तो पहले अपन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया को समझते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया हो, यदि इस अभिक्रिया के अंदर उष्मा का निष्कासन हो रहा हो तो अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। देखो बच्चों, आप 10th क्लास के अंदर हो, आपको थोड़ी सी कठिनाई आती है एग्जाम्पल याद करने में, अभिक्रिया याद करने में। तो मैं सोचता हूं कि आप एक ही अभिक्रिया याद करो और उसके अंदर आप दो अभिक्रिया, दो थ्योरी को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। कैसे? इस अभिक्रिया में यह जो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है, जब एग्जाम में आ जाए उष्माक्षेपीय अभिक्रिया लिखिए, तो ये जो एग्जाम्पल है आपका इसमें भी सूटेबल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल इसमें भी सूटेबल हो जाएगा, और यही एग्जाम्पल इस अभिक्रिया के अंदर भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्लियर सेट होगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर तो उष्मा का निष्कासन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके अंदर उष्मा का निष्कासन हो ही रहा है और दो अभिकारक जुड़ ही रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया भी ये हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर इसको अपन बुझा और चुना भी कहते हैं, उष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के अंदर अपन लिख सकते हैं ना, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर नए उत्पाद का निर्माण करते हो, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे लिख लो। ठीक है भाई। इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और इस अभिक्रिया का उदाहरण ये हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया के अंदर उष्मा का निष्कासन होता है उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है भाई। फिर नीचे अपन नोट डाल के कुछ चीजें और पढ़ते हैं। नोट में एक चीज तो यही आ जाती है, फर्स्ट चीज तो नोट के अंदर यही आ जाती है। दूसरी चीज क्या आ जाती है, दूसरे एग्जाम्पल में एग्जामिनर पूछता है आपसे कि पुराने समय में क्या होता था, कि अभी भी होता है नॉर्मली, कच्चे मकानों के अंदर अपन क्या करते हैं, बुझे हुए चूने का उपयोग करते हैं और उसका उपयोग अपन सफेदी करने के लिए करते हैं। तो नॉर्मली 3 से 4 दिन के बाद क्या करती है, उस दीवार के ऊपर क्या आ जाने लग जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। तो चमक उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस बात को समझते हैं अपन। ठीक है भाई। तो देखो किस प्रकार से आपके पास में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, बुझा हुआ चूना। क्या कह रहे हैं इसको, बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूना जो है आपके पास में, इस बुझा हुआ चूना जब भी आपके नॉर्मली बात में बताता हूं आपको, आपके पास में दीवार है, इस दीवार पर आपने क्या किया, चूना लेप दिया, पूरा अच्छे से बढ़िया लेपन कर दिया। ऐसा लेपन करने के बाद क्या होगा, 2-4 दिन बाद जब ये सूख जाएगा, 2 से 4 दिन बाद क्या होगा, इसके अंदर चमक उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। क्या कारण है चमक उत्पन्न होने का, तो चमक उत्पन्न होने का कारण क्या है, ध्यान समझना इसको बात को, कि 2-4 दिन के अंदर या लगभग आप बुझा चूना जब लेपित करोगे इसके ऊपर, तो बाहर वातावरण से क्या करेगा, ये CO2 को क्या करेगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये CO2 क्या करेगी, इससे अभिक्रिया करेगी, और CO2 जब इससे अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका,
कैल्शियम कार्बोनेट। तो थोड़ा सा याद रखना है इस पॉइंट को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये कि बुझे हुए चूने जो होता है, जैसे CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, चमक उत्पन्न करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो 2 से 4 दिनों में सफेदी क्या हो जाती है, क्योंकि किसका निर्माण हो जाता है वहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और आपकी किताब बहुत अच्छी पॉइंट लिखती है कि बहुत ही रोचक तथ्य है कि भाई जो संगमरमर का सूत्र जो होता है वो भी क्या होता है, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो भी क्या होता है आपके पास में, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रश्न में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर पढ़ना है। तो अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इसी को अपन ने क्या पढ़ लिया, उष्मा संयोजन अभिक्रिया। और इसमें क्या पढ़ लिया अपन ने, नोट के रूप में संगमरमर का सूत्र पढ़ लिया, और सफेदी क्यों होती है वो भी अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये संयोजन अभिक्रिया आपकी पहली अभिक्रिया जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे याद आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उष्मा का निष्कासन होता हो, या अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में उष्मा भी क्या होती है, निकलती हो, या उष्मा का निष्कासन होता है, उससे भी क्या कहते हैं अपन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान सुन ले, उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसे कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के अंतर्गत उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में उष्मा का निष्कासन होता हो, उसे क्या कहते हैं अपन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रह जाएगा आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ ले तो देखो भाई इस प्रकार से, देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर अपन थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, वो जो अच्छे एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं पहले। जैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है श्वसन। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना। जो अपन श्वास ले रहे हैं, श्वसन जो कर ले रहे हैं अपन, वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार से श्वास ली, ऑक्सीजन गई बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जैसे ऑक्सीजन गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और वो क्या करेगा आपके पास में, उष्मा का उत्सर्जन करेगा, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी बॉडी के अंदर। सिंपल सी बात है। तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। कुल मिलाकर इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। देखो किस प्रकार से, देखो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में मान लेते ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इसका ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण करवाया, इसका क्या करवाया आपने, ऑक्सीजन करवाया। तो यहाँ पर आपने क्या कराना, ऑक्सीजन करवाया, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ के पास में क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या करवाया अपन ने, ग्लूकोज और ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पर बॉडी के अंदर, ऑक्सीकरण। कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे। बात को ध्यान समझना, रट लेना या इसको याद कर लेना। 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए अपने को क्या चाहिए, 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए, जिससे 6 मोल CO2 के, मतलब 6 मोल CO2 बाहर निकल जाएगी वहां से, और आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास में, और 6 मोल यहाँ से क्या हो जाएगी, जल बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी, उष्मा निष्कासित हो जाएगी। याद रहेगा आपको। श्वसन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, 6 मोल CO2 का निर्माण करता है, और 6 जल के अणु बाहर निकल, 6 जल के अणु बनते हैं। उष्मा यहाँ पर क्या होती है, निष्कासित होती है। निष्कासन को अपन तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, बताते हैं। ऊपर तीर हो तो उसको क्या करते हैं, वो निष्कासित हो चुकी है, वायुमंडल में क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तो ये आपकी श्वसन अभिक्रिया। श्वसन के अंदर क्या हो रहा है, उष्मा का निष्कासन हो रहा है। तो कुल मिला के उष्मा का निष्कासन हो रहा है, तो क्या हो रही, कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर आ जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा भी आप चाहो तो और भी लिख सकते हो कि CH4 प्राकृतिक गैस का दहन है ना, प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 दहन करने के लिए अपन क्या करना होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी पड़ेगी, और जब आपकी मेथेन गैस दहन होगी तो कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस यहाँ पर आपके पास में बन जाएगी, साथ में जल के अणु बन जाएंगे, और साथ में क्या हो जाएगी, उष्मा निकल जाएगी। इसको क्या कहेंगे अपन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और यही अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगी, कोई इससे दोहराई नहीं है, ठीक है भाई। इतना थोड़ा आप याद रखना। तो अपन ने 3 अभिक्रिया पढ़ ली एक अभिक्रिया के अंदर। संयोजन के अंदर संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली नॉर्मली, उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ ली, और अपन ने और क्या पढ़ लिया यहाँ पर, नॉर्मल छोटा सा अपन ने पॉइंट पढ़ा यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। 3 चीजें अपन ने यहाँ पर क्या कर ली, क्लियर कर ली। और श्वसन वाली अभिक्रिया थोड़ा सा याद रखना,
नॉर्मली आप इस आगे भी पढ़ेंगे अपन, है ना, ये ग्लूकोज वाले अभिक्रिया श्वसन चैप्टर के अंदर आप इस पढ़ेंगे अपन, तो इसको यहीं याद कर लो आप, सबसे बढ़िया काम। ठीक है भाई, और भी हैं 2-3 अभिक्रिया और बच रही है वनस्पति का विघटन, तो वो आप पढ़ लेना एक बार, कोई सा कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है, ये आपकी जो अभिक्रिया होगी वो सारी क्या होगी आपके पास में, संयोजन अभिक्रियाएं होगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये आपको याद में रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इतनी चीजें क्लियर होने के बाद और भी चीजें अपन पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट एक और पढ़ते हैं अपन, कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट जो होगा, जस्ट विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे और नए उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, सिंपल बात। वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि कोई एक अभिकारक होगा, वो अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण कर देगा। सिंपल सी गणित है इसकी, क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वियोजित होकर नए पदार्थों का निर्माण करता हो, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसके अंदर अपन जो है उदाहरण ले लेते हैं कुछ, देखो कैसे कैसे उदाहरण लेते हैं। तो देखो भाई कैसे कैसे उदाहरण लेते हैं अपन, जो उनको सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन ने क्या किया, उष्मा दी, थोड़ा सा ताप दिया, उष्मा दी, तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर का सूत्र अपन जो कहा भी, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हो चुना, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके एक्वस फॉर्म में होता है, इस पूरा अभिक्रिया अच्छी से लिखनी हो तो, ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके लगभग सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपकी गैस फॉर्म में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपके इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, वियोजन अभिक्रिया इस प्रकार से अभिक्रिया, एक आपका पदार्थ है उसमें पाकर तापन भी लिखा होता है, ताप ग्रहण करके नॉर्मली इसमें ग्रहण करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को क्या कर देगा, बना लेगा। तो एक अभिक्रिया टूटकर नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर, चूंकि नोट डाल के लिखना है, चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण, और जिस अभिक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण के साथ में उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, उष्मा का उपयोग हो, वो अभिक्रिया क्या कहला जाएगी आपकी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। बताओ उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए आपको नए उदाहरण की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, ये उदाहरण लेके आ जाओ, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर, या इसको अपन क्या लिख देते हैं, वियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, विद्युत होकर नए पदार्थ के निर्माण करता है। ठीक है भाई, नए पदार्थ का निर्माण करें, वो नए पदार्थ आपके दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। और यही आपकी उष्मा का यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहे हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर अपने तरफ से आप ये भी लिख सकते हो कि यदि किसी अभिक्रिया के अंदर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ में उष्मा का उपयोग हो रहा हो, या उस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित हो रही हो, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा उदाहरण आपके पास में पड़ा हुआ है, तो यही आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कोई याद नहीं रखना है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। इसके अलावा आपके पास में दो चीजें और आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको यहाँ तक। नोट नंबर 2 क्या रखना पड़ेगा, आपके पास में AgCl का अणु है, 2 AgCl के मोल के अणु, 2 AgCl के मोल ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश यूज करना है, जिसको अपन सनलाइट भी कहते हैं। और जब करोगे आप तो 2 Ag और यहाँ पर Cl2 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा ना, है ना। और ये आपके लगभग सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में होगा, ये भी आपके लगभग सॉलिड फॉर्म में होगा। देखो तो
ये आपके आपके यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये श्वेत कलर का होता है ना, ये श्वेत रंग का होता है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूसरा रंग का हो जाएगा, हल्का सा धुंधला सा हो जाएगा, दूसरा रंग हो जाएगा इसका। तो थोड़ा सा ये याद रखना है, रंग में परिवर्तन हो जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब सिल्वर क्लोराइड जब आपके पास सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, दूसरा रंग का हो जाता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक नोट हो याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई। क्या है इसके अंदर, देखो किस प्रकार से 2 AgBr है, ठीक है। वही आपके पास में यहाँ पर सनलाइट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, निम्पल अभिक्रिया वही जहाँ ये यहाँ पे हो रहा है वैसा वैसा यहाँ पे भी होगा, है ना। 2 Ag और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, Br जो होती है बाहर निकल जाती है, Br2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, ब्रोमीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग क्या होता है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। इनमें से किसका उपयोग श्वेत फोटोग्राफी के अंदर होता है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग जो होता है वो श्वेत फोटोग्राफी के अंदर होता है। तो ये दो चीजें वियोजन अभिक्रिया के अंदर इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से वियोजन अभिक्रिया से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर हुआ आपका, तो वियोजन अभिक्रिया भी क्लियर हो जाती है आपको मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं थर्ड अभिक्रिया जो आपके पास में है, संयोजन हो गई, वियोजन हो गया आपके पास में। अब अपन पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर विस्थापन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अपने स्थान को अपने स्थान से हट जाना, कुल मिला के अपने स्थान से क्या हो जाना, हट जाना। और अपने स्थान से कब हटते हैं, जब अपन से कोई क्रियाशील व्यक्ति या अपन से कोई ज्यादा क्रियाशील धातु आ जाए वहां पर, है ना। किसे अभिक्रिया, देखो किस प्रकार से, ध्यान समझना। जैसे विस्थापन अभिक्रिया के अंदर समझना ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग रहती है अभिक्रिया, मजा भी आता है इनको पढ़ने में। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, इस अभिक्रिया में जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर दे, वहां से निष्कासित कर दे। देखो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, वे अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी अन्य तत्व को क्या कर दे, वहां से विस्थापित कर दे और उसकी जगह को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, उसको क्या कह रहे हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं। इस अभिक्रिया को आप थोड़ा सा इस तरह समझे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता समझाता हूँ इसको। देखो बहुत फेमस एग्जांपल है वाला, तो कैसे, जिंक है आपके पास में और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जिंक को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होता है, ये लगभग आपके लिक्विड स्टेट में होता है, एक्वस सॉल्यूशन मान लो इसको, एक्वस में होता है। और जिंक जैसे ही अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, या फिर नॉर्मली से लैब के अंदर भी कर सकते हैं, ये बीकर हुआ आपके पास में, और इस बीकर में ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दो, उसके अंदर थोड़े से जिंक के टुकड़े डालते हो, जैसे जिंक के टुकड़े डालते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ने कुछ ना कुछ अभिक्रिया करी होगी, बाद में पता लगता है कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है। किसका है, जिंक सल्फेट का है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जब सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का मतलब कॉपर का आ गया, तो कॉपर यहाँ से क्या हो चुका होगा, विस्थापित हो चुका होगा। तो ये जिंक क्या करता है, ये जिंक इस यौगिक, इस पदार्थ के अंदर क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये जिंक इस कॉपर की जगह बैठ जाता है, उस कॉपर को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो जिंक कॉपर की जगह बैठेगा तो जिंक आ जाएगा, फिर पीछे क्या आ जाएगा, सल्फेट, और साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर। अब ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, इस अभिक्रिया के अंदर विस्थापित कर देती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु किस धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। चलो ये याद रखना, ठीक है भाई। यार कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन। उसी के नीचे अपन एक अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। इसके अंदर एक ही धातु जो होती है वो दूसरे को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। इस अभिक्रिया के अंदर, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या हो जाएगा कि आपके पास में अभिक्रिया के जो तत्व होंगे या आयन जो होंगे, परमाणु जो होंगे, वो दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से,
एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, अच्छा से लेंगे, बढ़िया वाला लेंगे। कौन सा? NaCl जो है वो अभिक्रिया करता है आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, और ये Cl और ये Ag जो होता है वो क्या साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, तो AgCl का निर्माण हो जाएगा, और यहां से ये Na और ये NO3 अभिक्रिया कर लेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? NO3 का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये Cl और ये Ag इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेंगे, AgCl बन जाएगा, और बाकी बचे हुए जो है वो आपके आपस में जुड़ के NO3 का निर्माण करेंगे। तो यहां से आपको समझ में क्या आ रहा है? इस क्लोरीन ने, देखो ध्यान समझना, देखो AgCl प्लस NaNO3, देखो ध्यान समझना, अपन थोड़ा सा गलत दिख गया ना इसको, NaCl प्लस NaNO3, अरे यार क्या करके रहे हो आप? NaCl प्लस AgNO3 ये आपके पास में अभिक्रिया थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Na जो है, ये Na जो है ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जा रहा है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये Ag कहाँ आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा। समझ में आ गया क्या है आपको? या अपन कह सकते हैं कि यह Ag जो है यहाँ पर, यह Ag किसकी जगह आ जाएगा? Na की जगह आ जाएगा। मतलब जिस इसे Na ने यहाँ से इस जगह छोड़ी तो Ag कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और दो बार विस्थापन हो रहा है ना यहाँ पर, इसको क्या किया अपन? द्विस्थापन अभिक्रिया के दिया, याद रहेगा ना आपको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि NO3 बन गया, AgCl बन गया ना, इस AgCl के नीचे इस प्रकार से तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान का मतलब होता है अवक्षेप। इस तीर के निशान का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अवक्षेप, प्रेसिपिटेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर किसका निर्माण होता है? प्रेसिपिटेट का या अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। व्हाइट कलर का अवक्षेप बन जाता है। जैसा के पास में इस प्रकार से कोई अभी बीकर है, इसके अंदर अपन ने यहाँ पर नमक का जली विलयन बना दिया, ठीक है, उसके अंदर अपन ने ऊपर से क्या कर दिया? AgNO3 डाल दिया, तो नीचे व्हाइट कलर की परत जम जाती है। ये परत किसकी होती है? AgCl की परत होती है, और जो नीचे जमा हुआ उसको क्या कहते हैं अपन? अवक्षेप। क्या कहते हैं इसको अपन? अवक्षेप। और ये अवक्षेप कौन सा है? AgCl का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। तो क्योंकि श्वेत इसलिए बन जाता है क्योंकि Ag जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, श्वेत कलर की होती है, इसलिए श्वेत अवक्षेप बनता है। तो इसके अंदर नई अभिक्रिया वो निकल के आती है। कौन सी अभिक्रिया? द्विस्थापन अभिक्रिया के अंदर नई अभिक्रिया निकल के आती है। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। लो, अब अपने को वापस एक दो अभिक्रिया, 6 अभिक्रिया पढ़ ली इस प्रकार से अपने। अब तो अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए नई अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं। इसके अंदर क्या करना है आपको? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ में किसी अवक्षेप का निर्माण होता हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ में किसी अवक्षेप का निर्माण होता हो, उसे क्या कह देंगे अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया कह देंगे। क्लियर हुआ ना यहाँ तक आपका? तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो अपन विस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, द्विस्थापन अभिक्रिया भी अपन यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। एक बार अपन 2 अभिक्रिया और बची हुई आपके पास में, लगभग 4 टॉपिक बचे हुए छोटे छोटे से, अभी 15 मिनट के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। फिर अपने चैप्टर क्या हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर आपको यही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कोई आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। देखो अगला एक कौन सा बचा हुआ आपके पास में? देखो एक आपके पास में एनसीईआरटी आपकी किताब लिखती है उपचयन अभिक्रिया। क्या लिखती है? उपचयन, जिसको अपन समझ लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में थोड़े से फंडे याद रखना। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन का क्या होना? निकलना। 10वीं तक आपकी यही दे रखा है, आपको यही पढ़ना है। किसी किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है, वह हाइड्रोजन निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक आपके दे रखा है यहाँ पर अपचयन। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन, जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर क्या होता है? इसका उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन। क्लियर हुआ? और तीसरी अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ हो। एक साथ जिस अभिक्रिया में उपचयन भी दिख रहा हो और अपचयन भी दिख रहा हो, क्या हो जाएगा? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया
हो जाएगी। क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। अब उपचयन अभिक्रिया, इसको अपन क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। रेडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रिया जब आपको किसी अभिक्रिया में साथ साथ दिख जाए, इसको क्या कहेंगे अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या करेंगे अपन, एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा अपन इसको समझ लेंगे। देखो किस प्रकार समझते हैं। देखो पहले अपन किसको समझते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया को समझते हैं। देखो किस प्रकार समझते हैं, एक ही अपन उदाहरण लेंगे, सब में समझ लेंगे। देखो इसके अंदर उपचयन अभिक्रिया के अंदर ये कॉपर है, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। कॉपर के 2 मोल ले लेते हैं अपन, यहाँ पर इस पे छोड़ देते हैं, कॉपर ऑक्सीजन से ले लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर कॉपर कितना है अपन, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का। सबसे पहले ऑक्सीजन को सोल्व करना चाहिए, फिर यहाँ पर कॉपर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉपर को 2 कर देंगे, ये आपकी अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास में, यदि मेरे पास में इस कॉपर ऑक्साइड के साथ में, यदि मैं यहाँ पर इसकी अभिक्रिया लिखूं, इस कॉपर ऑक्साइड के साथ में यदि H2 की अभिक्रिया करा दी जाए, तो ये कॉपर ऑक्साइड, ये H2 जो होगा वापस से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और जल बना लेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस बाहर हो जाएगा। तो यही इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसके अंदर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, या ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी इसको अपन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। और यदि दोनों अभिक्रिया को मैं सम्मिलित रूप से लिख दूं ना एक साथ में, तो भी अपन इसको समझ सकते हैं। देखो इसके अंदर आपके पास में, तो भी इसको अपन समझ सकते हैं। इसी अभिक्रिया को अपन साथ में लिखते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बन रहा है, यहाँ पर Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर इस कॉपर के साथ में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो ये तो हो गया अपचयन, और इसके साथ में जल का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका उपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया साथ साथ में हो रही है, इसको अपन क्या कह दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कह दिया। इसके अंदर अपचयन हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। ये थोड़ा सा आपको याद में रखना है। क्लियर हुआ। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास में 2 टॉपिक लास्ट बचते हैं एग्जाम इस चैप्टर के, तो अपन खत्म कर लेते हैं उनको भी। उपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन निष्कासित हो रही है, और इसी को अपन इसके अंदर लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर एक के अंदर कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, उपचयन, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक आपको। नेक्स्ट आपके पास में 2 टॉपिक और बचते हैं आपके पास में, विकृत गंधिता और संक्षारण। ठीक है भाई। देखो भाई संक्षारण, और एक आपके पास में जो टॉपिक है आपके पास में कौन सा है, विकृत गंधिता। लास्ट में एग्जामिनर 1-2 नंबर के 5 नंबर का लगभग चैप्टर है आपका ये, तो लास्ट में आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है भाई। देखो किस प्रकार से होगा, संक्षारण के अंदर क्या होगा, आपके पास में कोई भी धातु, नॉर्मल आपके घरों में भी होता है ये, क्या आपके पास में कोई धातु है, यदि वो धातु किसी नमी के संपर्क में आ जाए, किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए, किसी क्षार के संपर्क में आ जाए, तो इनके संपर्क में आने से क्या होता है, धातु के ऊपर कोई परत का निर्माण हो जाता है, ये धातु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जब कोई धातु ठीक है भाई, कोई धातु हो और ये धातु किसके संपर्क में आ जाए, जब कोई धातु नमी के संपर्क में आ जाए, इसको आपकी किताब लिख देती है आर्द्रता। ठीक है, अम्ल के संपर्क में आ जाए या क्षार के संपर्क में, अम्ल क्षार के संपर्क में आने पर धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण उसका जो है सभी को याद रहता है, वो क्या हो जाएगा, लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, चांदी की काली परत। और तीसरा क्या उदाहरण हो जाएगा इसका, कॉपर पर या तांबे पर
तांबे पर हरी परत का निर्माण, हरी परत का निर्माण। ये आपके 3 क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। पूछ लेते हैं तांबे पर हरी परत का निर्माण किसका उदाहरण है, तो संक्षारण का उदाहरण है। विकृत गंधिता की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, नॉर्मल छोटी चीज है। तो विकृत गंधिता की बात करते हैं, पर विकृत मतलब क्या होना, सिंपल सी बात, विकृत हो गई गंधिता, गंध विकृत हो गई। गंध विकृत हो गई इसका मतलब क्या हुआ, बदबू मान लग जाए। जैसे बहुत सारा टाइम क्या होता है, अपन स्कूल के अंदर क्या कर जाते हैं, बड़े अच्छे से पराठे ले जाते हैं, आलू के पराठे ले गए, थोड़ा बहुत खा लिया, रख दिया, टिफिन भूल गए, छुट्टियां पड़ गई, 3-4 दिन के बाद अपन स्कूल गए, अपन टिफिन को खोलते हैं, बहुत भयंकर बदबू मारता है। बस वही है विकृत गंधिता। यदि किसी तेली पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ वो मैक्सिमम खाद्य पदार्थ जो वसा से बनते हैं, तो वसा युक्त पदार्थ या तेली पदार्थ या तेली खाद्य पदार्थ जो होते हैं, यदि उनको लंबे समय तक अपन रख देते हैं, तो लंबे समय के बाद क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के पश्चात क्या हो जाता है, उसके अंदर गंध उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं अपन, विकृत गंधिता कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा बाजारों के अंदर चिप्स की थैलियां और इनका उपयोग होता है, तो उसके अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन गैस का यूज ना करके उसके अंदर क्या करते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, जो कि एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है। एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब होता है प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, अर्थात वहां पर ऑक्सीकरण नहीं करने, वहां पर ऑक्सीकरण नहीं होता, अर्थात उन तेली खाद्य पदार्थों का वो ऑक्सीकरण नहीं करने देते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई वेफर्स के अंदर या जो आपकी थैलियां होती है खाद्य पदार्थों की, उसके अंदर कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग इसके अंदर करते हैं। या प्रति ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, क्या रखोगे आप इसके अंदर कि भाई आपके पास में कोई खाद्य पदार्थ है, इस खाद्य पदार्थ, कैसा खाद्य पदार्थ हो, तेल या वसा युक्त, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ हो वो लंबे समय तक रखने पर, छुट्टियां पड़ गई आपके, जैसे अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, ऐसे छुट्टियां पड़ गई, टिफिन भूल गए आप, 7 दिन के बाद ले जाओगे उसको, फिर देखना उसकी बदबू देखना कैसी होगी, वही विकृत गंधिता है। तो लंबे समय तक आप उसको छोड़ दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, या आपकी किताब लिख दी है उपचयन, क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, गंध उत्पन्न होगी, और इसी को क्या कहेंगे अपन, विकृत गंधिता कहेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी के लिए अपन प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं, और प्रति ऑक्सीकारक के रूप में अपन जो प्रति ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण या उपचयन को रोकता है, वो रोकता है। तो जैसे अपन लिख देंगे, आपके पास में वेफर्स होती है ना, इस वेफर्स में नाइट्रोजन गैस का उपयोग, नाइट्रोजन गैस का उपयोग, ठीक है भाई। ये आपके जो मेन पॉइंट थे मैंने सारे कंप्लीट करा दी चैप्टर के अंदर। लगभग मेरे को नहीं लगता है इससे बाहर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अभ्यास प्रश्न को एक बार सोल्व करें आप, यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको अभ्यास प्रश्न की भी आपके एक बार छोटा सा वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इतना पढ़ाने के बाद कोई अभ्यास प्रश्न आपके बचेगा नहीं, सारे ही सोल्व हो जाएंगे। हाँ, या थोड़ा सा याद रखना कि नॉर्मली कुछ तत्व होते हैं, 20 तक लगभग आप तत्व याद कर लें, तो तत्वों को याद करने के बाद क्या होगा, इसके प्रतीक आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आप नॉर्मली इस चीज को समझ सकते हैं ना। जैसे कोई विक्रिया दे दिया आपके कि भाई कैल्शियम की विक्रिया इससे कराने पर ये बनता है, उसके विक्रिया इससे कराने पर ये बनता है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप प्रतीक याद रखोगे। ये आप इसके अंदर थोड़ा सा वो मैंने जो संगमरमर वाला बताया है ना आपको कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड की विक्रिया या बिना बुझे हुए चूने की विक्रिया जब जल से करवा देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, और बुझा हुआ चूना बन जाएगा तो फिर उसकी विक्रिया जब भारी वातावरण में CO2 से करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो ये विक्रिया कभी भी XY करके पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको याद में रखना है। ये विकृत गंधिता संचरण से लगभग प्रश्न बन जाता है, और एक आपके विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया से बन जाता है। एक बार अपन इसको मेमोराइज कर लेते हैं, वो चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं अपन। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये अभी सब पढ़ लिया होगा आप सभी ने, एक बार इसको मेमोराइज कर लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं। देखो भाई कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यदि कोई पदार्थ है या उसी पदार्थ का या अन्य पदार्थ के साथ में अभिक्रिया करता है और उत्पाद का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या करते हैं, तत्वों के माध्यम से या तत्वों के प्रतीकों को निरूपित करते हैं, तो उसको अपन रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण लिख दी तो रासायनिक समीकरण क्या करेंगे अपन, संतुलन करेंगे। संतुलन किस प्रकार से करेंगे, इसके अंदर अपन
कि भाई प्रतीक है और प्रतीकों को अपन लिख देंगे। इस राशि संतुलन करने की एक विधि भी है आपके पास में, हीट एंड ट्रायल विधि, जहाँ से मैंने पहला प्रश्न स्टार्ट किया था अपना। तो हीट एंड ट्रायल विधि से प्रश्न बन सकता है कभी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, 7 चरण होते हैं। पहले पद के अंदर बॉक्स बनाते हैं, दूसरे पद के अंदर क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं, तीसरे पद के अंदर क्या करते हैं अपन, जो अधिकांश जिस पदार्थ के अंदर अधिकांश जो होते तत्व या अणु या परमाणु उपस्थित हो तो उनको अपन सोल्व कर लेते हैं। उस पर जो शेष बचा वो परमाणु को सोल्व कर लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, उसके लास्ट अगला पॉइंट जो होता है 5वां पॉइंट बनता है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन कि जो भी आपके पास में उस पदार्थ को सोल्व करने के बाद जो शेष तत्व उसको सोल्व कर लेते हैं, उस पर उसकी अभिक्रिया लिख देते हैं, फिर उसकी पुनः जांच कर लेते हैं। और 7वें पॉइंट के अंदर याद रखना कि यदि कोई अभिक्रिया के अंदर जो आपका अभिकारक यदि वो ठोस हो तो उसके अंदर एस का उपयोग करते हैं, यदि वो द्रव हो तो एल का उपयोग करते हैं, यदि वो जलीय विलयन में हो तो अपन एक्वस का उपयोग करते हैं, और यदि वो गैस अवस्था में हो तो उसके लिए अपन जी का उपयोग करते हैं। और तीर के निशान के ऊपर अपन अवस्था को लिख देते हैं, सॉरी तीर के निशान के ऊपर अपन यदि ताप दाब ऐसा कोई आपको दे रखा हो, उत्प्रेरक दे रखा हो, तो उसका उपयोग अपन उसके अंदर करते हैं। ये आपकी हीट एंड ट्रायल विधि होती है। उसके बाद आपके पास में अभिक्रियाओं के प्रकार आते हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार करते अपन ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा। यदि किसी अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण कर तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी उसको अपन क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर अपन ने अगला जो पढ़ा था उसके अंदर वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई संयोजन अभिक्रिया का विपरीत ही है, एक तरह से है कि अभिकारक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेंगे, और जब अभिकारक टूटकर किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो जब अभिकारक टूटेगा उसके लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, और यदि उष्मा की आवश्यकता जिस अभिक्रिया के अंदर हो रही हो उसको अपन उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन खुद की बात करें तो अपन जब श्वसन लेते हैं, श्वसन ऐसे ही नहीं लेते हैं अपन, श्वसन हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है, संचित रूप से जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण करने के लिए, ग्लूकोज आपको ऊर्जा दे उसके लिए अपन क्या करते हैं, श्वासन लेते हैं। श्वास लिया अपन ने, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई, बॉडी के अंदर आपके पास में ग्लूकोज है, सेल्स के अंदर वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल के अणु बना देगा और ऊर्जा बना देगा। तो ऊर्जा आपकी यूज हो जाएगी, जल का अणु आपके बॉडी के अंदर रह जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आप इसे क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। तो ये भी आपकी वियोजन अभिक्रिया है, और यही आपकी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। वियोजन अभिक्रिया के बाद अपन ने थर्ड अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, अधिक क्रियाशील धातु कम धातु को क्या कर देगी, यहाँ पर हटा देगी। फिर आपके पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा, आयन क्या होंगे, आदान प्रदान होंगे। ये आपकी 4 अभिक्रिया थी। और इसी के अंदर अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन ने अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ा अपन ने, जिसके अंदर AgCl का अवक्षेप बनता है। एक AgBr वाला पढ़ना, श्वेत फोटोग्राफी वाला भी याद आपको रखना है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आपके पास में लास्ट आपके संक्षारण और विकृतनिता। संक्षारण को धातु नमी आर्द्रता संपर्क में आ जाए, अम्ल क्षार संपर्क में आ जाए, संक्षारित हो जाती है, इसको इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, संक्षारण कह रहे हैं। ये उदाहरण याद रखना आप थोड़ा सा। विकृतनिता के अंदर क्या होगा, कोई खाद्य पदार्थ है, तेल या वसा युक्त ही होगा नॉर्मल खाद्य पदार्थ, तो लंबे समय तक रखने पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा उसका, तो उसके अंदर गंध उत्पन्न हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं अपन, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को दूर करने के लिए अपन प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण या अपचयन को रोकता है, उपचयन को रोकता है, उसको क्या कहते हैं अपन, प्रतिऑक्सीकारक। जैसे वेपर्स के अंदर किसका उपयोग करना, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना। ठीक है भाई मित्रों, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने सारे यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। आप इनका रिवीजन करें बार बार, वो इन्हीं को ही पढ़े आप, एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न कोई बाहर नहीं जाएगा। एक बार अभ्यास प्रश्नों को आप सोल्व कर लें, सारे प्रश्न आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। क्लियर।